वक्फ संशोधन एक्ट पर सियासी बवाल मचा है। एएसआई और वक्फ में संपत्तियों पर विवाद है। जेपीसी में प्रेजेंटेशन पर प्रेजेंटेशन हो रही हैं, लेकिन इसका हल नहीं निकल पा रहा और ऊपर से सियासी भिड़ंत और हो गई। न जाने क्यों वक्फ की संपत्तियों पर बात आती है तो मौलाना और कई सियासी पार्टियां हमने देखा कि तिलमिलाने लगती हैं। और अब तो हद हो गई है। वक्फ विवाद में लाल किला, ताजमहल, चार मीनार तक के नाम घसीटे जा रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि वक्फ बिल सिर्फ बहाना है, मकसद है कि मुस्लिमों को भड़काना है। वक्फ के समर्थक ये कह रहे हैं कि दिल्ली में ही वक्फ की 170 से ज्यादा संपत्तियों पर एएसआई का कब्जा है। मुगलों की संपत्ति एएसआई की कैसे हो गई? जेपीसी में बात निकली तो फिर कुरान की आयतों तक ये बात पहुंच गई। वक्फ संशोधन बिल पर बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया। कल जुमे की नमाज से पहले लखनऊ में मस्जिद के इमाम वक्फ संशोधन बिल की खामियां मुसलमानों को बताते दिखे। ऐशबाग ईदगाह में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से क्यूआर कोड लगाया गया। इसे स्कैन कर मुस्लिमों से वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने की अपील की जा रही है। हमारे संवाददाता सैयद फिरोज आलम की रिपोर्ट आप देखिए। संशोधन बिल पर विरोध दर्ज कराने के लिए आज जुमे की नमाज में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने खुतबे से पहले लोगों को समझाया और ईदगाह में एक क्यूआर कोड लगाया गया है जिसको स्कैन करके लोग अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना साहब हैं। आज जो क्यूआर कोड लगाया गया है, किस तरीके से इसमें दर्ज कराया जाएगा, क्या कुछ है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में क्यूआर कोड ये बना करके पूरे मुल्क के मुसलमानों से अपील की है कि जुमे की नमाज के बाद इसको मसाजिद के बाहर लगाएं और लोग अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा जेपीसी तक भेजें, जिससे कि जो अमेंडमेंट्स हैं इनका रास्ता रोका जा सके, क्योंकि ये अमेंडमेंट जो है वो हम लोगों को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि बाय एंड लार्ज ये अमेंडमेंट्स वक्फ के हक़ में नहीं हैं बल्कि उसके खिलाफ हैं। जेपीसी के चेयरमैन ने भी आप लोगों से मुलाकात की थी, बहुत सी बात उन्होंने कही थी कि आप लोगों के हक़ में इसका ध्यान रखा जाएगा। अभी तक क्या लगता है, कुछ बात बनी उसकी? देखिए, हम लोगों ने भी डिटेल्ड मेमोरेंडम जेपीसी के चेयरमैन साहब को दिया है और अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उसमें ये बात वाज़ेह की है कि ये इन अमेंडमेंट से औक़ाफ़ को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा और ये अमेंडमेंट्स कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 को भी वायलेट करते हैं। देखिए, हम आपको दिखाएंगे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये क्यूआर कोड स्कैनर यहाँ के ऊपर लगाया गया है। मस्जिद के पास ही ये लगा हुआ है। नमाज पढ़ने के बाद तमाम नमाजी जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और क्यूआर कोड जो है वो स्कैन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग दर्ज करा रहे हैं अपना अपना विरोध, इसमें जो है वो दर्ज करा रहे हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, नमाज के बाद लोग यहाँ पर पहुँच के अपना अपना विरोध जो है स्कैन करके दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं बात करने के लिए। मौलाना सुफियान निज़ामी साहब हैं। आज ये स्कैन लगाया गया है, कैसे लोगों को समझा रहे हैं, इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं? नहीं, देखिए, ये आपको पता है कि वक्फ तरमीमी बिल यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में मुसलमान मुजाहिरे कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं, जो कानूनी तौर पर उनको हक़ दिया है। और उस हक़ में यह है कि अभी फ़िलहाल एहतिजाजन क्यूआर कोड के ज़रिए से अपनी राय भेजने का काम किया जा रहा है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये बात कही है कि आप अपनी राय का इजहार करें, हमें राय भेजें। और आम मुसलमान चूँकि राय भेजने से वाकिफ़ नहीं है कि वो किस तरह उसको राय भेजनी है, किस तरह मेल करना है, इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनकी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए एक क्यूआर कोड जारी किया है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ऑलरेडी उस जीमेल पर जाकर अपनी राय आसानी के साथ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज सकते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि हमारे शरीयत का मामला है, हमारी मजहबी आज़ादी का मामला है, हमारी औक़ाफ़ का मामला है। हमारे बुज़ुर्गों ने जो वक्फ किया है वो इसलिए नहीं किया है कि कोई सरकार आए और उस पर कोई कानून बनाकर उस तमाम प्रॉपर्टी को हथियाने का काम कर ले। इसलिए ये हमारी जायदाद है, हमारे बुज़ुर्गों की जायदाद है और ये जायदाद हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहों, दरगाहों के लिए वक्फ की गई है और इस पर किसी भी तरीके का समझौता किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। और अब वक्फ बिल पर एएसआई का क्या तर्क है वो भी सुन लीजिए आप। ऐसे संपत्ति जो एएसआई आज़ादी से पहले से भी प्रोटेक्टेड करता आ रहा है, उसको भी लेकर के उन्होंने बता दिया कि वक्फ बोर्ड का है। कैसे देखते हैं?
बिल्कुल नहीं, ऐसा है कि एएसआई जो मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड हैं, कुछ मॉन्यूमेंट 1920 में प्रोटेक्टेड भी हैं, जैसे आगरा का ताजमहल है। ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट जो है वो आज़ादी से पहले ही प्रोटेक्ट हो गए। मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो इस तरह के क्लेम करते हैं वो लिस्ट देखी नहीं है। आप अगर पूरे नोटिफिकेशन की लिस्ट देखें तो ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है उसमें, ईयर ऑफ प्रोटेक्शन है उसमें, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि जो आज़ादी से पहले के मॉन्यूमेंट आप देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1862 में हुई। ये सबसे पुराना विभाग है इस देश का। और उसके बाद जब मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 1947 से पहले के मॉन्यूमेंट पे एएसआई ने कभी कोई क्लेम नहीं किया। एएसआई का कोई ऐसा इरादा नहीं है। जो हाँ, एएसआई को जहाँ लगता है कि प्रोटेक्शन होना चाहिए वो 1947 के बाद भी जारी रहा। और 1900 आप एक बार लिस्ट निकाल के देख सकते हैं कि कितने 1947 से पहले के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, कितने 1947 के बाद के बजाय मैं कहूँगा कि 1947 के बाद कम मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट हुए हैं बजाय 1947 से पहले जो ब्रिटिश पीरियड में प्रोटेक्शन हुए। तो ये बिल्कुल सच नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो भी मॉन्यूमेंट अंडर द एक्ट पहले जो है, क्योंकि 1958 से पहले भी एक्ट है, 1904 का एक्ट है, 1958 में ये पुराने जो एक्ट थे वो सब रिपील हो गए। तो ऑटोमेटिकली उस जो रिपील हो गए तो सारे मॉन्यूमेंट 1958 एक्ट के तहत प्रोटेक्शन में आएंगे। ये लोगों का एक भ्रम है, क्योंकि एक्ट में 1958 का एक्ट हम लगाते हैं तो शायद ये भ्रम उनको हो कि क्योंकि 58 के तहत है ये प्रोटेक्शन में है, इसलिए आज़ादी से पहले के मॉन्यूमेंट नहीं आ सकते हैं। लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज़ादी के पहले कौन से एक्ट, कौन से प्रावधान से, कौन से एक्ट थे जिसके तहत ये मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन हुए